एग्जाम्स नज़दीक हैं और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के शब्द डिसऑनर, डिस्चार्ज, क्रॉसिंग सुनकर ही टेंशन हो जाती है ना? फिक्र मत कीजिए, आज हम इन सारे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे, ऐसा कि आपको सब कुछ यहीं के यहीं याद हो जाएगा। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि डिसऑनर क्या होता है, फिर डिसऑनर के बाद क्या स्टेप्स लेने होते हैं। इसके बाद हम जानेंगे डिस्चार्ज के बारे में, मतलब इंस्ट्रूमेंट की लाइफ कब खत्म होती है। और आखिर में चेक क्रॉसिंग का पूरा कंसेप्ट समझेंगे, जो बहुत प्रैक्टिकल है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है अनादरन, यानी डिसऑनर। अब ये है क्या? बहुत सिंपल है। सोचिए किसी ने आपसे कोई वादा किया और फिर वो वादा तोड़ दिया। बस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की दुनिया में ये वादा होता है पेमेंट करने का या बिल एक्सेप्ट करने का। और जब ये वादा टूटता है तो हम कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया। तो लीगली कहें तो जब एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि एक चेक या बिल पेमेंट के लिए प्रेजेंट किया जाता है और जो पार्टी पेमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो पेमेंट करने से या उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देती है, तो उसे ही डिसऑनर कहते हैं। सीधी सी बात है, डिफॉल्ट हो गया। अच्छा, अब डिसऑनर दो तरह का हो सकता है और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। पहला है डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस। ये सिर्फ और सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज पर लागू होता है, मतलब जब बिल को एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया जाए। दूसरा है डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट। ये प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक तीनों पर लागू होता है। इसमें ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं मिलता। अब एक इंटरेस्टिंग बात, एक बिल ऑफ एक्सचेंज अपनी पेमेंट की डेट आने से पहले भी डिसऑनर हो सकता है। कैसे? मान लीजिए ड्रॉई, मतलब जिसे पैसे देने हैं, वो बिल को एक्सेप्ट करने से ही साफ मना कर दे, या फिर वो एक क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दे, मतलब कोई शर्त लगा दे, जैसे मैं 50,000 की जगह सिर्फ 30,000 ही एक्सेप्ट करूंगा। इन सब केसेस में बिल को नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से डिसऑनर्ड मान लिया जाएगा। तो ठीक है, इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया। अब आगे क्या? जो होल्डर है, जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है, वो अब क्या करेगा? जाहिर है उसे अपने पैसे वसूलने के लिए कुछ स्टेप्स लेने होंगे। चलिए देखते हैं कि कानून के हिसाब से उसे क्या करना चाहिए। डिसऑनर होने के बाद एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना होता है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है नोटिस ऑफ डिसऑनर, मतलब जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं सबको बताना कि भाई इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया है। इसके बाद आते हैं नोटिंग और प्रोटेस्ट। ये बेसिकली नोटरी पब्लिक से लिया गया एक लीगल प्रूफ होता है, जो कोर्ट में ये साबित करता है कि इंस्ट्रूमेंट सच में डिसऑनर हुआ था। ये जो नोटिस ऑफ डिसऑनर है ना, ये एक तरह का लीगल अलर्ट है। ये पिछली सभी पार्टीज को एक वार्निंग देता है कि देखो, जिस मेन पार्टी को पे करना था उसने नहीं किया, तो अब तैयार हो जाओ, पेमेंट की लायबिलिटी आप पर आ सकती है। अब सवाल ये है कि ये नोटिस देना किसको है? रूल एकदम सिंपल है। होल्डर को हर उस पार्टी को नोटिस देना है जिसे वो लायबल बनाना चाहता है, मतलब जिससे वो पैसे वसूलना चाहता है। और ये पॉइंट याद रखिए, अगर आपने किसी पार्टी को नोटिस नहीं दिया तो आप लीगली उससे पैसे क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन कानून प्रैक्टिकल भी है। कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहां नोटिस देना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए चेक के ड्रॉर ने खुद ही स्टॉप पेमेंट करवा दिया है। अब उसे क्या नोटिस देना कि चेक बाउंस हो गया? उसे तो पहले से ही पता है। तो ऐसे केसेस में नोटिस की जरूरत नहीं होती। चलिए अब हमारे अगले टॉपिक पर चलते हैं, डिस्चार्ज। अगर डिसऑनर एक इंस्ट्रूमेंट के लिए एक प्रॉब्लम है, तो डिस्चार्ज उसकी लाइफ का एंड है। जब इंस्ट्रूमेंट पर किसी पार्टी की या पूरे इंस्ट्रूमेंट की ही लायबिलिटी खत्म हो जाती है, तो उसे कहते हैं डिस्चार्ज। डिस्चार्ज में भी दो मेन टाइप्स हैं और इनका डिफरेंस समझना क्रूशियल है। पहला है डिस्चार्ज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट ही खत्म हो गया, अब वो बस एक कागज का टुकड़ा है, उस पर कोई एक्शन नहीं हो सकता। दूसरा है डिस्चार्ज ऑफ अ पार्टी। इसमें इंस्ट्रूमेंट जिंदा रहता है, बस कोई एक या कुछ पार्टीज अपनी लायबिलिटी से फ्री हो जाती हैं। तो एक इंस्ट्रूमेंट पूरी तरह से डिस्चार्ज कब होता है? सबसे कॉमन तरीका है पेमेंट से। जब वो पार्टी जो प्राइमरीली लायबल है, मतलब जिसकी मेन जिम्मेदारी थी पे करने की, वो ड्यू कोर्स में पेमेंट कर देती है। पेमेंट हो गया, इंस्ट्रूमेंट का काम खत्म, वो डिस्चार्ज हो गया। अब आता है एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मटेरियल ऑल्टरेशन, सेक्शन 87। इसका मतलब है इंस्ट्रूमेंट में कोई बड़ा बदलाव करना। अगर किसी ने भी होल्डर के कंसेंट के बिना डेट, अमाउंट या पेमेंट की जगह बदल दी, तो इंस्ट्रूमेंट वॉइड हो जाता है, मतलब बेकार। हाँ,
कुछ छोटे मोटे चेंजेस अलाउड हैं, जैसे कोई गलती ठीक करना या अनक्रॉस चेक को क्रॉस कर देना। ये मटेरियल ऑल्टरेशन नहीं माना जाता। ओके, अब हम बात करेंगे एक बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक की, जो हम सब अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, चेक क्रॉसिंग। इसे आप पेमेंट के लिए एक सेफ्टी लॉक समझ सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि पैसा सही जगह पहुंचे। तो स्क्रीन पर देखिए, दो तरह के चेक हैं। एक है ओपन चेक, जिसे बेरर चेक भी कहते हैं। ये बहुत रिस्की होता है। अगर ये खो गया तो जिसे भी मिलेगा वो काउंटर पर जाकर कैश करा सकता है। दूसरी तरफ है क्रॉस्ड चेक। इसमें पैसा सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट में ही जमा हो सकता है, तो ये बहुत ज्यादा सेफ है। सबसे कॉमन है जनरल क्रॉसिंग। इसमें क्या होता है, बस चेक के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर दो पैरेलल तिरछी लाइंस खींच दी जाती हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि इस चेक का पेमेंट काउंटर पर कैश में नहीं होगा, पैसा किसी बैंकर के थ्रू ही मिलेगा। फिर आती है स्पेशल क्रॉसिंग। ये जनरल क्रॉसिंग से एक स्टेप और आगे है। इसमें उन दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक बैंक का नाम भी लिख दिया जाता है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक। अब इसका पेमेंट कलेक्टिंग बैंकर सिर्फ पीएनबी ही हो सकता है, कोई और बैंक नहीं। सिक्योरिटी और बढ़ गई। और अब बात करते हैं सबसे सेफ क्रॉसिंग की, एसी पेई क्रॉसिंग। ये पेइंग बैंकर को एक क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि इस चेक का पैसा सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान के अकाउंट में जाना चाहिए जिसका नाम चेक पर लिखा है, यानी पेई। इसे और किसी के अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जा सकता। दिस इज द अल्टीमेट सेफ्टी। ये वाला क्रॉसिंग थोड़ा ट्रिकी है, तो ध्यान से सुनिएगा। नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि चेक ट्रांसफर नहीं हो सकता। चेक ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन जो भी ट्रांसफरी है, मतलब जिसे चेक मिला है, उसे ट्रांसफरर से बेटर टाइटल नहीं मिलेगा। सिंपल शब्दों में, अगर चेक का टाइटल डिफेक्टिव था तो आगे भी डिफेक्टिव ही रहेगा। जैसे अगर किसी चोर ने आपको नॉट नेगोशिएबल क्रॉस चेक दिया तो आपको उस पर कोई अधिकार नहीं मिलेगा, भले ही आपने गुड फेथ में लिया हो। तो हमने आज काफी कुछ समझ लिया है। चलिए जल्दी से एक क्विक रिवीजन करते हैं और एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उन पर एक नजर डालते हैं। ये कुछ की सेक्शंस हैं जो आपको याद रखने ही रखने हैं। डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट सेक्शन 92, नोटिस ऑफ डिसऑनर सेक्शन 93, डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी सेक्शन 82, मटीरियल ऑल्टरेशन सेक्शन 87 और क्रॉसिंग से जुड़े सेक्शंस 125 और 126। इन्हें जरूर मार्क कर लीजिए। चलिए जाते जाते आपके लिए एक सवाल। सोचिए, अगर किसी होल्डर को एक मटीरियली ऑल्टर्ड चेक मिलता है तो क्या वो ओरिजिनल ड्रॉवर से पेमेंट क्लेम कर सकता है? क्यों या क्यों नहीं? सेक्शन 87 को ध्यान में रखकर इसका जवाब सोचिएगा और नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आज की इस चर्चा से आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल था तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और आगे भी ऐसे ही सिंपल एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।